अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि साल 2025 का जो अख्ताम हो रहा है वो यकीनन एक नए पाकिस्तान की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस साल के अख्ताम में हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान मुतवातिर बैनुल-अक़वामी जरीदों की तरफ से, चाहे वाशिंगटन टाइम्स हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो या फिर यूएसए टुडे हो या फिर एक पूरी सीरीज़ है, एक पूरी लिस्ट है जिन मैगज़ीन्स और आर्टिकल्स में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबियाँ हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी रही और उसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का किरदार रहा, न सिर्फ ये कि उसकी सताइश की गई बल्कि पाकिस्तान का जो एक बयानिया है जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, जो कि भारत की जो क्रूल पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है और ख़ास तौर पर भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को जगह जगह बदनाम करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जो लॉबिंग की जाती रही है और भारत के जो अवामिल इस वक्त तक लगता ये था कि भारत के हवाले से जो पूरी दुनिया में एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन का ख़ात्मा 2025 में भरपूर तरीके से करने में पाकिस्तान ने अपना रोल भी अदा किया है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट भी उजागर हुआ है और वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या हिकमत अमली वेस्ट की होनी चाहिए और इस रीजन में पाकिस्तान की होनी चाहिए। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के बारे में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो कुछ अफ़गानिस्तान की तरफ से हुआ उससे बज़ाहिर ये भी एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान को गया कि जो हम अफ़गानिस्तान के लिए सोचते थे उसके जवाब में अफ़गानिस्तान से वो वाइब्स नहीं आती थी और उसकी एक बड़ी वजह भारत की भारी फंडिंग और पुष्टपनाही है। अब हम ये देख रहे हैं कि फाइनली 2025 के अख्ताम पर दी गार्जियन जैसा एक बड़ा अखबार भी यही बात लिख रहा है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो बेसिकली इंसानी जराइम की एक बड़ी आमाजगा बन चुकी है और वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और अफ़गान हुकूमत के जो एक सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंडर हो रहा है। दूसरा, एक आलमी अमन इशारे के हवाले से अफ़गानिस्तान के बारे में जो एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की, उस रिपोर्ट में भी इसी किस्म की बातें की गई हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने उन तमाम चीज़ों के ऊपर जिस पर अपना मुकदमा पिछले कई सालों से लड़ा है वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी तफसीली बात करेंगे और कुछ पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत सी चीज़ों को तब्दील करने और बेहतर तरीके से उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिशें हैं, उसमें यह है कि मुख्तलिफ ऐसे इदारे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, उनके गलत इक़दामात के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता है, उन इदारों ने भी अपने अंदर एक शफाफियत, एक ट्रांसपेरेंसी का अमल शुरू किया है। और जनरल फैज़ हमीद साहब को जो कुछ दिनों पहले सज़ा दी गई, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उन इदारों ने ये साबित किया कि हम जब अपना एहतसाब कर सकते हैं तो फिर सियासी जमातें और हुकूमत भी कर सकती हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो फैज़ हमीद साहब ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील भी दायर कर दी है। अब ये भी मामला प्रोसीड होगा, लेकिन बज़ाहिर एक शफाफियत का अमल शुरू ज़रूर हो गया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारी डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हैं। हमारी जो इस वक्त की इलाकाई सालमियत, इस वक्त जो रीजन में हमारी पोजीशन है, उस पर बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होंगी। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ियाकार भी हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो मैं क्विक कॉमेंट एक चाहूँगी कि ये जो फैज़ हमीद साहब की पहले गिरफ्तारी हुई, पूरा केस चला 15 माह और उसके बाद फाइनली सज़ा हुई, कहा यह गया कि अभी भी मौका होगा उनके पास, हालांकि 15 माह तक उनको मौका दिया गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो सज़ा के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उस फैसले पर? जी, बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो मुजरम होता है उसको ये हक है कि वो बेशक मिलिट्री कोर्ट हो या सिविलियन कोर्ट्स हों, उनको हक है वो तमाम अपने जो ऑप्शंस हैं वो अपने एक्सरसाइज करें। तो इसी तरह फैज़ हमीद साहब जो हैं वो भी अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करें जहाँ-जहाँ पे उनकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान फ़ौज ने अपने ही एक फॉर्मर डीजीआईएसआई और फॉर्मर 3 स्टार जनरल जो है उसको सज़ा दे के इस चीज़ को बताया है कि इंटरनल जो मिलिट्री का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो कितना ज़्यादा तगड़ा है, रोबस्ट है और किसी को माफ़ी नहीं मिलती, भले आप 3 स्टार जनरल हों या भले आप एक सिपाही हों। सो अकाउंटेबिलिटी जो है वो हुई है। दूसरी बात ये है कि ये तो डिपेंड कर रहा होता है, समटाइम्स आप केस को लंबा कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो आपने बात की है कि 15 माह उनके पास टाइम था, तो अगर वो उस वक़्त चीज़ें प्रोवाइड प्रॉपर्ली नहीं कर सके और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मज़ीद एविडेंस इकट्ठी करें ताकि वो अपने आप को बचा पाएँ और जो उनके खिलाफ चीज़ें हुई हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम इस सेंस में है कि एटलीस्ट उनके पास तमाम एवेन्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वो बच पाएँगी, क्योंकि
अदारा या निज़ाम ऐसे नहीं किसी बंदे को पकड़ता जब उनके पास एक क्रेडिबल एविडेंस थी जो दिखाई गई और जो उनको सज़ा दी गई। मुझे लगता है कि वो चीज़ें तो मौजूद हैं, एविडेंस तो मौजूद है जिसकी बिना पे उन्हें सज़ाएँ हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो बच पाएँगे, लेकिन हाँ, उनको अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज़ करने का हक ज़रूर है। अच्छा, इस हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन कि आपके ख्याल में वो जो फील्ड मार्शल साहब से उन्होंने इस हवाले से अपील भी की है, तो सज़ा की तौसीक़ या उसकी मनसूखी बेसिकली इख्तियार तो उन्हीं के पास है, लेकिन आप समझते हैं कि जितनी एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई गई हैं, वैसे तो ये बैदस कयास है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर फील्ड मार्शल वो सज़ा माफ़ या कम कर सकते हैं? देखिए, ये उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर उनको ये सज़ा दी गई है, तो इट मीन्स कि इसको अदारे और सिस्टम और मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन इन पैरामीटर्स में देखना चाहिए। ये एक सज़ा दी गई है, ये एक टेस्ट केस है, जो मैं समझता हूँ फ़ौज के अंदर है, कि एक अगर 3 स्टार जनरल जो कि आईएसआई का हेड रहा हो और उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया हो, जो उनको अथॉरिटी दी गई थी, उसको मिसयूज़ किया और बजाय इसके कि वो नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अगर वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, तो उस पे कोई माफ़ी नहीं है। आप अगर एक पोज़ीशन में बैठे हुए हैं, आपके पास आपकी जॉब जो है, वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और मुल्क के मफाद में चीज़ें करना है, ना कि आप ये वहाँ पे बैठ के अदारे के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ करें। तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ जो है वो पसंद की गई है, इसीलिए उनको सज़ा भी दी जा रही है और एट द एंड ऑफ द डे ये फील्ड मार्शल का प्रेरोगेटिव है, वो क्या करते हैं। लेकिन जो सज़ा दी गई है, मैं समझता हूँ ये एक बताया गया है कि अकाउंटेबिलिटी हमेशा हो रही होती है और सबकी हो रही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सिर्फ थोड़ा-सा ये जो आर्टिकल्स पाकिस्तान के और इस रीजन के हवाले से आ रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बैक टू बैक पिछले 10 दिनों में कोई 5-7 आर्टिकल्स आ चुके हैं। अभी लास्ट आई थिंक टेलीग्राफ का आर्टिकल था, जिसमें पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी थी, मिडल कंट्रीज़ की बात उसमें हुई थी। फिर फील्ड मार्शल ने जिस तरह हमारी सिफारती कामयाबियों में पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया और भारत जितना बैकफुट पर गया, आप समझते हैं कि आर्टिकल से ज़्यादा वेस्ट के ऊपर एक परसेप्शन बन चुका है कि भारत अब ऑब्सलीट हो रहा है? क्योंकि जो भारत का एक तरीका रहा है, उसने कभी भी, हमने देखा है माजी में भी हार नहीं मानी, उनकी कोशिश होती है कि वो अपना जो इमेज है वो वापस गेन करें। आपको लगता है कि भारत दोबारा इस तरह का वार करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को भी प्रॉम्प्ट रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको इस एंगल से देखती है। और ये उनके ताल्लुकात दुनिया के साथ रहेंगे, ये नहीं कि ख़त्म हो गए हैं। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया ने इस खित्ते को, इंडिया अपने लेंस से दिखा चाहता था कि दुनिया देखे। दुनिया ने इस खित्ते को देखा है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह सामने आई है। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए, जी ये तो वो मुल्क है जो दहशतगर्दी का, दुनिया कहती है ये तो विक्टिम है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर आप हमला करेंगे, तो पाकिस्तान ने फिर मई की जंग में जिस तरह पाकिस्तान रिस्पॉन्ड किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा, और ट्रंप साहब जो हैं वो समझ रहे थे 20 साल अमेरिका मिलिट्री हार्डवेयर इंडिया को बेचता रहा, इंडिया सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा, उसको चाइना के मुकाबले में तैयार किया जा रहा था, तो वो तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें अमेरिका ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने और वेस्टर्न मिलिट्रीज ने समझी हैं कि नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी है कि वो एक बड़ी पार के तौर पे इमर्ज करना चाहते हैं, और इसी जल्दी में वो अपनी फ़ौज के सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि वो एक्सपोज़ हुए हैं बड़ी बुरी तरह। तो इस चीज़ को मेरा ख़्याल है जो है वो देखा गया है। सो हम जो हैं, हमारे लिए ये जो 2025 है, दिस इज़ अ ईयर ऑफ रिसर्जेंस। हमें ग्लोबल स्टेज में एक मुकाम मिला है, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल जो है इज़ अ सोल्जर, इज़ अ सोल्जर डिप्लोमेट के तौर पे इमर्ज हुए हैं। वो एक मिलिट्री डिप्लोमेसी को जो उन्होंने एक नई स्पेस दी है, तो मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें भी देखा है कि ये वो मुल्क है कि जब जंग को बंद करने की बात आती है, तो सीज़ फायर की बात आती है, तो ये सीज़ फायर को वेलकम करता है। लेकिन जब उस पे हमला किया गया है, तो उसने अपना बदला भी लिया, दुश्मन को जो है वो नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन वॉर मॉन्गरिंग हम नहीं करते। हम खित्ते में जंग का माहौल पैदा नहीं करना चाहते,
और हमारा किरदार साउथ एशिया हो या मिडल ईस्ट हो, हमें एज ए पीस मेकर के तौर पे देखा गया कि ये हमेशा, और आपको पता है कि अमेरिकी सदर जो हैं ही कॉल्स हिमसेल्फ एज ए पीस प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तो हमें भी इस सेंस में देखा गया कि ये पीस की बात करते हैं, इनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, इनके पास जवाब देने का हक था। और ये जो आर्टिकल्स की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, थिंक टैंक्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, इवन कि अमेरिकन कांग्रेस की जो रिपोर्ट रिसेंटली आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान हैड ए क्लियर मिलिट्री विक्ट्री ओवर इंडिया इन द मे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो अगर आप उसको देखें तो आपको ये पता है कि सारी दुनिया लिख रही है और उन्होंने देखा है कि इस खित्ते के अंदर क्या सिचुएशन इमर्ज हुई और उसमें कैसे रिस्पॉन्ड किया गया। देखिए ना सना साहब, अगर ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी एयर बैटल हुई है मई के अंदर, तो उसको बिल्कुल। दुनिया ऐसे इग्नोर तो नहीं कर देगी, सही बात उसको है। दुनिया हाँ। समझेगी। अच्छा, तो ये लेकिन मेरा कमर ये भाई, एक जी जी जी, जी सर, पॉइंट जस्टिफाइड। अच्छा, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रह जाएगा। ये तो चलिए बावर हो करा दिया हमने दुनिया को, लेकिन अभी जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान फॉर एक्टिविटी ऑफ पीस काम करना चाह रहा है पीस की प्रमोशन के लिए। अब ये जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट एक आई है और एक द गार्जियन की जो रिपोर्ट आई है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अफगानिस्तान की वर्स्ट सिचुएशन को पोर्ट्रे कर रही हैं। ख़वातीन के लिए वहाँ पर मसाइल हैं, वो रजीम बुरी तरह नाकाम हुई। ये एक अलग डिबेट है कि वो इंटरम गवर्नमेंट थी और आज तक वो कायम है। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान भी बड़े अरसे से ये बात कर रहा है कि आप इस तरह गवर्नमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं जो कुछ वहाँ हालात हैं, और फिर उसमें भारत का इन्फ्लुएंस। एक तो ये कि पाकिस्तान का बयानिया कितना मजबूत हुआ है, और अब इंटरनेशनली अगर ये सब कुछ अफगानिस्तान से मुतालिक सोचा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक और रिपोर्ट भी आई थी जियो पॉलिटिक्स की जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 5-7 अरब डॉलर का तो अमरीकी असला है जो अफगानिस्तान में बेचा जा रहा है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को। तो अब क्या अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ सोचा जाएगा वेस्ट की तरफ से कि इसका करना क्या है? देखिए, ये हमें ही केस को बिल्ड करना पड़ेगा और हमने इस केस को बिल्ड किया है, ठीक है जी। ये पिछले कुछ महीनों में हमने अफ़गान तालिबान को ये बताया है कि सिचुएशन एज़ यूजुअल नहीं रहेगी, बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं होगा। और उससे मुराद ये सीधी-सी बात है कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि वहाँ से दहशतगर्द जमातें आएँ, वहाँ से अफ़गान तालिबान आएँ, वहाँ से अफ़गानी आएँ और पाकिस्तान में लोगों को मार के चला जाएँ। हमने उसका हिसाब भी बराबर किया, हमने कतर, तुर्की और मुस्लिम दुनिया को भी बताया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि जो कमिटमेंट्स तालिबान ने दोहा में की थी, पाकिस्तान ने उस केस को उठाया है कि अफ़गान तालिबान को उन कमिटमेंट्स को पूरा करना है। और वो कमिटमेंट्स क्या थी कि अल-कायदा को डिसआर्म करना है, अल-कायदा वहाँ पे नहीं रहेगी और उसका दहशतगर्द जमातों से ताल्लुक नहीं होगा। अभी तक की पोज़ीशन ये है कि वहाँ अल-कायदा भी मौजूद है, टीटीपी भी मौजूद है, बीएलए भी है, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। वहाँ पे एक दहशतगर्द जमातों का एक नेटवर्क है और ये हम नहीं कह रहे, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है। मॉस्को फॉर्मेट में ये बात हुई। सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का जब इजलास हुआ, वहाँ पे ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक ने ये बातें की हुई हैं और उनके फॉरेन ऑफिस ने ये स्टेटमेंट्स जारी की हुई हैं। तो हमारा केस ये है कि ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आप अपनी रिपोर्ट्स में ना लिख दें, ठीक है? ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें और इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि कंक्रीट एक्शन लें कि आज अगर पाकिस्तान इसका विक्टिम है तो कल को सेंट्रल एशियन ममालिक भी विक्टिम होंगे, कल को इस खित्ते के रीजनल ममालिक भी विक्टिम होंगे, यूरोप भी विक्टिम हो सकता है, तुर्की भी विक्टिम इसका बना है। तो अफगानिस्तान आज भी उसी तरह दहशतगर्द जमातें वहाँ पे हैं और हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया उसको फिल करने की जो जल्दी है ममालिक को, वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन तालिबान को अकाउंटेबल ठहराएं कि वो किस तरह की रियासत बनाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी इंटरनली जो हमने तालिबान को ग्लैमराइज किया था उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है कि उसको डी ग्लैमराइज किया जा रहा है कि ये जो रियासत बनाना चाहते हैं, इनका जो तर्ज ज़िंदगी है, जो तर्ज निज़ामत है, वो ना तो पाकिस्तान को कबूल है और ना दुनिया के किसी मुल्क को कबूल है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से पाकिस्तान ने बुनियाद रख दी है और आप अगले कुछ अरसे में देखेंगे कि अफगान तालिबान जो है उसके ऊपर जो है वो घेरा तंग होगा कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल रियासत बनना है। उनको एक ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ पे दहशतगर्द गिरोह हों। 2002 से आगे निकलें, पहले अल-कायदा को पनाह देते थे, आज टीटीपी और बाकी दहशतगर्द जमातों को पनाह देते हैं। तो अगर तालिबान ने 25 सालों में कुछ नहीं सीखा तो फिर हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ जो वहाँ पे हुआ।
बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। और बिल्कुल एक नविश्ता दीवार है कि अगर आप अपनी तकदीर नहीं बदलेंगे तो फिर यकीनन कौमें आपको आपकी तकदीर बदलने का इख्तियार आपके हाथ से ले लेंगे। अफगानिस्तान के लिए बड़ा क्रिटिकल फेज़ ज़रूर है, लेकिन अब वही बात जो पाकिस्तान बारहा कहता आ रहा है कि असल जो दहशतगर्दी की जड़ है उसका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें अफगानिस्तान के अंदर जाती हैं और उसकी जो आप यारी है वो भारत के पैसे से की जा रही है। भारत की भारी इन्वेस्टमेंट है उस टेररिज्म के फ़रोग में, जिसका असर पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हो रहा है। और अब ये वो चीज़ें हैं जो कि अब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जिन बातों को इंडोर्स किया जा रहा है, पाकिस्तान के बयानी को इंडोर्स किया जा रहा है। एक तरफ हम इंटरनेशनली मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर कामयाबियाँ तो समेट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर मसाइल अभी भी तवज्जो तलब है। इसके ऊपर कुछ सियासी तज्ज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में जिक्र किया कि इस वक्त मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जरीदों में पाकिस्तान की सिफाती पॉलिसीज़ की बात हो रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और यकीनन इसका नुकसान जितना भारत को हो रहा है माजी में उसकी मिसाल कम ही मिलती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि भारत हमेशा से ये कोशिश करता आया है कि अपनी पोजीशन जो वो खो देता है वक्ती तौर पर, उसको वापस हासिल करने के लिए वो किसी भी लेवल तक चला जाता है। पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बात फील्ड मार्शल ने कही भी थी, या गालिबन NDU में, कि पाकिस्तान को इस वक्त हर सूरत में ये देखना होगा कि किस महाज के ऊपर पाकिस्तान के दुश्मन उसको नीचा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो अलर्टनेस है वो होनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन है उसमें मसाइल ख़त्म होने के बजाय बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। हर कुछ दिनों के बाद महसूस होता है कि मुज़ाकरात से राह हमवार होगी और जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो है वो स्मूथ होगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ उलट हो रहा है। उसमें कुछ चीज़ें इंटेंशनली हो रही हैं और कुछ चीज़ें शायद जो है वो अनइंटेंशनली भी हो रही हैं, लेकिन उसका नुकसान इवेंचुअली पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो बका है उसको हो रहा है। इसी के ऊपर तफसीलन बात करना चाहेंगे और बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हो सहाफ़ी और तज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। रूमी साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़े अरसे बाद सर प्रोग्राम में आप शामिल हो रहे हैं। सर, क्योंकि आप लाहौर में हैं तो मैं आगाज़ लाहौर की एक ख़बर से करना चाहूँगी कि ये NA 130 का डिसीजन आया है नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से। वैसे तो हमारा जो इस सेगमेंट का जो एक टॉपिक एजेंडा है उससे हटकर ये बात है, लेकिन आप ख़ुद क्या समझते हैं कि ये PTI जो क्लेम कर रही है कि इलेक्शन कमीशन तो बाइस था ही और हमें इसी डिसीजन की तवक्को थी, लेकिन आपको ख़ुद क्या लगता है सर कि इस डिसीजन के बाद इलेक्शन कमीशन और अदलिया के ऊपर जो क्रिटिसिज्म की एक हाइप बन रही है PTI की तरफ से, उससे कितना नुकसान पहुंचेगा गवर्नमेंट को भी और इस फैसले को भी? पहली तो ये बात है कि उसूली बात तो ये है कि 2024 के इलेक्शंस के ऊपर बहुत से सवालिया निशान हैं। जिस तरीके से रिजल्ट्स भी मुरतब किए गए और यकीनन उसमें बेहतर होता कि हुकूमत खुद ही या पार्लिमान खुद ही इसके ऊपर एक जायज़ा लेकर और इन इलेक्शंस के जो भी खदशात या ऑब्जेक्शंस आई हैं उनको एड्रेस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं होता। अब ये जो अदालत का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट के, वो ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में गई थी इनकी पिटिशन डॉक्टर यास्मीन राशिद की, तो उसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उसमें भी एक वजन होता है कि इस हद तक कि आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अगर आप देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बयानियां बनाने में तो बहुत माहिर है और यकीनन कोई उनका मुकाबला नहीं है, वो आगे हैं, मीलों आगे हैं सबसे। लेकिन जब मामलात आते हैं कानून के या कानूनी पेचीदगियों के या रेगुलरिटीज़ के, तो वहाँ पर वो हमेशा हमने देखा है कि वो उनका मसला रहा है। पहले भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जब बल्ले के निशान वाला केस था उसमें भी यही मसला हो रहा था कि बहुत सी बातें, अगरचे हम सब ये कहते थे कि नहीं किसी सियासी पार्टी से उसकी आइडेंटिटी नहीं छीननी चाहिए, लेकिन अदालत में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए और जिस तरीके से PTI नहीं बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह, तो उससे मसला हुआ। यहाँ भी एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जज ने इसको फारिग किया है और यकीनन इससे अदलिया की जो साख है उसको बिल्कुल नुकसान होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक फजा बनी हुई है कि अदलिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो इस फैसले के बाद इस बयानियों को मजीद तक़वीयत मिलेगी। मगर आखिरी बात मैं ये ऐड कर दूं कि देखिए वो क्या है, शेर है शुएब बिन अजीज का कि वो क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मसला यह है कि निज़ाम से टक्कर जो है वो महंगी पड़ती है किसी भी सियासी प्लेयर को। और इस वक्त इमरान खान साहब की सियासत पाकिस्तान के पूरे हाइब्रिड निज़ाम जिसमें अदलिया भी शामिल है उससे टकराव की है। उससे फिर यही नताइज जैसे ही निकलते हैं।
अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये एक हकीकत है, पर एक तल्ख हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है। क्या किया जाए जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ऐसे आपने तो दरिया को कूजे में समेट दिया ये शेर पढ़ के, इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो मुज़ाकरात का शोशा हद थोड़े दिनों के बाद छोड़ा जाता है और साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से, कभी गवर्नमेंट की तरफ से कभी अपोजिशन की तरफ से, तो आपके ख्याल में एक्चुअली इंटेंशन है किसी की मुज़ाकरात की? और दिलचस्प बात यह है कि अगर सिर्फ हम अपोजिशन की भी बात करें तो इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। मतलब शेख वकास साहब कहते हैं नहीं करने मुज़ाकरात, बैरिस्टर गौहर साहब और असद कैसर साहब उधर जाके बैठ जाते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में, वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करने। महमूद अचकज़ई साहब कहते हैं जी आप माजी को भूल जाएं, आए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पूरी पार्टी एक पेज पे नहीं है, हर इनफरादी जो है वो फैसला कर रहा है, हर बंदा जो पोलिटिकली PTI का हिस्सा है। देखिए, अफसोसनाक वाकया ये है कि ये पीटीआई इस वक्त हिस्सों बखरों में बटी हुई है, और वो शायद फिजिकली एक पार्टी तो एक जगह पर है, इकट्ठे हैं सारे, मगर जो उनकी हिकमत अमली है, क्योंकि एक कोई हिकमत अमली सेंट्रल नहीं है। जो हिकमत अमली अडियाला से दी जा रही है वो उसको पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि वारा नहीं खाती बहुत से लोगों को। यानी कि टकराव की जो सियासत है उसका नुकसान हुआ है। उसका नुकसान आपने 26 नवंबर को देखा, उसका नुकसान आपने जो भी सख्तियां मजीद की गई हैं निज़ाम की तरफ से उसका देखा। सियासतदान जो है वो सियासी रास्ता निकालते हैं। सियासत होता ही इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो आपको पॉसिबिलिटीज क्रिएट करनी होती है, मुमकिनात को वसी करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से उसकी हिकमत अमली में ये चीज नहीं है। वो समझते हैं कि शायद टकराव करके रियासत के साथ तो कोई ऐसा प्रेशर या ऐसा कोई इनकलाब आ जाएगा कि उससे उनके मामलात और मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो रहे। और यही वजह है कि जो बाहर बैठी हुई है क़यादत, जो जेलों में नहीं है, वो ये समझती है कि हमें अपनी हिकमत अमली पे नजर सानी करने की ज़रूरत है और हमें टकराव नहीं करना बल्कि कोई सियासी रास्ता निकालना है, चाहे वह हुकूमत के साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। रूमी साहब, कतल कलामी की माजरत, आपने भी मतलब आपने कहा कि जो बाहर बैठी हुई सियासत करने वाले लोग हैं, ये तो बाहर वालों पे ही सारा मलबा गिराया जा रहा है। मतलब हम हर रोज़ ये सुनते हैं कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो PTI के हवाले से सोशल मीडिया पे कैंपेन्स पूरी कर रहे हैं, वो PTI के हाथ में नहीं है, वो सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं, वो एग्रेसिव सियासत कर रहे हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है। तो ये तो सारा जो मलबा है वो PTI के बाहर बैठे हुए लोगों पे डाल रही है, वो PTI जो पाकिस्तान के अंदर है। जी, वो मलबा इसलिए डालते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई आप लोग बिक गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, टाउट बन गए हैं। ऐसे अलकाबात मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन जो ट्विटर पे और ये वीलॉग्स में कहा जाता है मैं उसी की कोट कर रहा हूँ। तो वो बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं बैरिस्टर गौहर को भी। इससे पहले आपने देखा कि वो जो बेचारे मरवत साहब हैं उनको भी कितना रुस्वा किया गया। और फिर ये सलमान राजा के ऊपर भी मैंने देखा अटैक्स होते हैं कि जी ये पंजाब वाले निकलते नहीं है। मसला ये है कि एक हार्ड लाइन ली हुई है इमरान खान साहब ने, और उनकी बहनें खुसूसन अलीमा खान उसको आके बाहर नशर भी करती हैं, ट्विटर पे ट्वीट भी हो जाती है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और पूरा उनका ग्रुप है जो कि मोतदिल मिजाज है, नंबर 1, और नंबर 2 वो पार्लियामान में है। तो वो कहते हैं भाई पार्लियामानी रास्ता भी हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा ग्रुप जो है वो ये बाहर जो बैठे हुए हैं PTI के सपोर्टर्स, जो बहुत गुस्से में, और जिनका किसी हद तक गुस्सा जायज़ भी है। देखिए मैं उसको वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन उस गुस्से को चैनलाइज करने के तरीका जो कार है वो गलत है। गाली गलौज से कभी इनकलाब आना होता तो देखिए अभी तो अब तक आ गया होता, किंगरे हिल गए होते ऐवानों के। अगर आप रोज बैठकर वीलॉग में या ट्विटर पे या फेसबुक पे गालियां दें इस्टेब्लिशमेंट को या सियासत को या सियासतदानों को, तो अभी तक मामला बदल गए होते, लेकिन उससे इनकलाब नहीं आता। बदकिस्मती से इनकलाब तो बड़ी एक हिकमत अमली और एका करके एक पार्टी का एक नजरिया, एक हिकमत अमली लेके आता है, वो इस वक्त मिसिंग है। और सेकेंडली आखिरी मैं इसमें नुक्ता ये भी आपको कह दूं कि देखिए ये खान साहब को खुद सोचने की जरूरत है। एक तरफ वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, वो कहते हैं कि जी उनसे जाके मुज़ाकरात करो, जो कि लोगों का कत्ले आम करते रहे, हमारे बच्चों को उन्होंने कत्ल किया APS में। मगर जो सियासी पार्टियां हैं जो कि मैदान में बड़े दहाइयों से हैं, उनके साथ वो बातचीत करने को कोई फौकियत या तरजीह नहीं देते, बल्कि उल्टा उनको गालियां ही देते हैं। और अभी तक उनका जो मौकफ है वो ये कि मैं बाहर आकर इनको फिर टांगूंगा। अब देखिए ना, इस तरह की अगर आप बात करेंगे तो फिर वो बाकी पार्टियां क्यों आपके बाहर आने देंगी?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अब ये एक अगर समझना मैं चाहूँ, आपके ख़्याल में ये जो मुज़ाकरात की बात है, ये पॉसिबल होगी? क्योंकि देखें, ये जब से तोशाखाना 2 का डिसीजन आया है, अब खान साहब को भी समझ आ गई है कि उनके पास इस फ़रार का रास्ता कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचा। और दूसरी बात ये है कि इस हवाले से जो ख़ास तौर पर फैज़ हमीद साहब का ट्रायल हुआ, उसके बाद फ़ैसला आया। वैसे तो उन्होंने फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का भी डिसाइड किया है, लेकिन इवेंचुअली वो फेस तो करेंगे उसे। तो वो जो ताने बाने हैं वो खान साहब तक तो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में डायलॉग कितना ज़रूरी है, जो कि पूरी पार्टी उनको मशवरा दे रही है? आपको नहीं लगता कि उस मुज़ाकरात के लिए कहीं से कोई कुछ कॉम्प्रोमाइज़, ये जो भी ख़ास तौर पर एक वो जो डायलॉग कमेटी बनी है, फवाद चौधरी साहब जिसको देख रहे हैं, वो भी इसमें एक्टिवली रोल अदा कर रही है और वो बड़े पॉजिटिव हैं कि कुछ मामलात बेहतर हो सकेंगे? आपको उम्मीद, आपको महसूस होती है कि वाकई ऐसा होगा? नहीं, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, बदकिस्मती से। उसकी वजह यह है कि देखिए, फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छी और माकूल बातें कर रहे हैं। मैं उनका मद्दाह हूँ इस हवाले से कि वो अकल की बात करें, मगर मसला ये कि वो तो पार्टी को छोड़ दिया था उन्होंने। अब वो दोबारा से वो अपने आप को वो ज्वाइन तो उन्होंने किया है, मगर मसला ये है कि वो उनकी इमरान खान की उनकी बात सुनते हैं, या जो दीगर पार्टी के बैरिस्टर गौहर वगैरह को तो वो बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं ये तो नाकाम हो गए, इन्होंने खान को फंसवा दिया है। खान साहब उनको ओन नहीं करते, तो फिर फवाद चौधरी को ओन कौन करता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ा सा जो टेंट है, उसके अंदर उनकी जगह जो है वो सेंटर में नहीं है, वो साइड पर ही है। जब तक वो सेंटर में कोई अपनी जगह नहीं बनाएंगे, तब तक वो आगे कोई रास्ता नहीं करवा सकते हैं। अब वो करते रहे कोशिश। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में कोई रास्ता निकले अफाम तफहीम का, लेकिन फिलहाल ये डायलॉग का सिलसिला कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। अगर इक्का दुक्का राउंड हो भी गए, तो उससे क्या खान साहब अपनी कही हुई बातों से पीछे हटेंगे? जो उन्होंने पिछली बार जो पब्लिक को बताया, ज़हनी मरीज और ये और वो, तो क्या उसके बाद जो है कोई चांस हिस्सा से निकलता है कि वो दूसरी साइड जो है वो उनको सीरियसली लेगी? देखिए, बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो, सच्ची बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ मेरी ये इस्तदा होगी खान साहब से भी, एंड ऑल्सो द अदर साइड, कि भाई आप कोई रास्ता निकालें, कोई दरगुजर करें और मामले को आगे बढ़ाएं। और इसमें ये बात मैं आपको बताऊं, ये सियासी अमल सियासतदान ही करवा सकते हैं। पहले वक्तों में नवाबजादा नसरुल्लाह खान होते थे, जो लोगों को इकट्ठा प्लेटफॉर्म पर लाकर एक जो है वो सियासी अमल को आगे बढ़ाते थे। इस वक्त वो एक मिसिंग लिंक है हमारी मुल्की सियासत में। जी नहीं, और फिर लास्ट मिनट मेरे पास मिनट है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, मतलब उन नसरुल्लाह साहब के बाद इनके जो वालिद थे वो भी बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा करते रहे। आपके ख्याल में मौलाना साहब भी बड़े डिसकनेक्टेड हैं, ऑपोजिशन में होते हुए भी वो ऑपोजिशन के लिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं? उसकी क्या वजह है और वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? और दूसरा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से बड़ी तवक्कात इस वक्त कुछ लोग लगा रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए जी, पहली तो बात मौलाना की जहाँ तक रही है, मौलाना बेचारे बड़े मुश्किल हालों में हैं। उसकी वजह यह कि वो नाराज़ हैं हुकूमती पार्टियों से और इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा एक रोल अदा किया था, लेकिन उसका उनको कोई सिला नहीं मिला। यानी कि वो बेसमर रही उनकी सारी रियासत। और दूसरी जानिब वो पीटीआई की से भी बहुत नालायक, क्योंकि जो कुछ पीटीआई ने उनके साथ किया है माजी में, और वो उनके सियासी हरीफ है, उनके सारे वोट बैंक तो वो ले गए हैं। तो वहां पर मौलाना फंसे हुए इन दोनों के दरमियान। लेकिन क्या वो आगे बढ़कर उचक कर पीटीआई की सियासत को ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसमें उनकी अपनी सियासी जो है वो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अगली बात जो आपने कही मौलाना साहब के बाद शाह महमूद कुरैशी की, तो देखिए, शाह महमूद कुरैशी एक ऐसे फिगर हैं कि वो बिल्कुल एक मंझे हुए सियासतदान हैं। उनको बातचीत का तरीका भी आता है, रास्ता निकालना भी आता है, लेकिन उनको खान साहब ने एम्पावर नहीं किया, और ना खान साहब करेंगे। खान साहब ने क्या एम्पावर करना, उनकी पार्टी नहीं उनको पूछती। वो उन्होंने खुद कंप्लेन किया था, तकरीर की थी, आपको याद होगा मीडिया के सामने, हमें तो कोई मिलने नहीं आता, हमें तो कोई पूछता नहीं है, और सारी तवज्जो जो है वो डियाला की तरफ है। हम लोग यहाँ पे बैठे सड़े हैं। और 3 बार खत लिखा है उन्होंने कि डायलॉग के लिए, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है जो खान साहब की बात है। खान साहब तो डायलॉग में वो कहते हैं नहीं पै जाओ है ना, तो वो ये डायलॉग की बात करते हैं। तो चुनाचे ये तफावत बिल्कुल सामने है कि शाह महमूद जो है वो खान ने उनके ऊपर जो नहीं कुछ भी छोड़ा और ना ही छोड़ना है, क्योंकि वो
आपको पता है कि जो लीडर्स होते हैं वो उनको ये भी खतरा होता है कि मेरी पार्टी हाईजैक ना हो जाए। ये भी एक बड़ा जगह, स्पेशली जब वो जेल में हो। जी एग्जैक्टली, वन मैन शो उन्होंने रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही तजिया और उस वक्त की सिचुएशन के ऊपर पूरा भी उतरता है। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब अपोजिशन के ऊपर बड़ा डिटेल में उनका हमने तजिया तो सुना है, बज़ाहिर तो कोई ख़ास चॉइस महसूस नहीं होती है PTI के पास अदर देन डायलॉग, लेकिन उसके बावजूद भी दावे बहुत किए जा रहे हैं। किस हद तक प्रैक्टिकली PTI अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ सकती है, ये उन्हीं से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात होती है, कभी अपोजिशन कभी हुकूमत ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, होने चाहिए, लेकिन जब मुज़ाकरात को शुरू करने की बात हो तो पहला कदम कोई भी फरीक नहीं उठाता। इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने कोई तीसरी चौथी मरतबा मुज़ाकरात की बात की है, बकौल ख्वाजा आसिफ साहब की शायद 7वीं बार उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जब बात होती है तो उसको उस तरह एड्रेस नहीं किया जाता। वजह क्या है कि दोनों तरफ से कोई खेल खेला जा रहा है, या फिर इंटेंशंस नहीं है, या फिर दोनों तरफ मुज़ाकरात की नीयत ज़रूर मौजूद है लेकिन कुछ लोग उन मुज़ाकराती माहौल को ख़राब करने के लिए भी कोशा हैं। इसके ऊपर इस सेगमेंट में ज़रा तफसीली बात करेंगे कि इवेंचुअली ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। हुकूमत तो चले एक तरफ, लेकिन अपोजिशन के पास फिर सबसे बढ़कर ये कि ऐसी सिचुएशन में जब आप अपोजिशन को दीवार से तो ऑलमोस्ट लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे महसूस ही होता है कि गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सोहेल आफरीदी साहब का जो लाहौर का दौरा था वो अपनी मिसाल आप साबित हुआ, जो कुछ उनके साथ हुआ। पंजाब हुकूमत की तरफ उन्होंने ख़त भी लिखा और आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी पंजाब असम्बली के स्पीकर को ख़त लिखा गया है, लेकिन इन खतूत का नतीजा कुछ ख़ास नहीं निकलना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे माहौल में लाहौर NA 130 का जो फैसला था, जिसको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि अभी तक जेल में हैं उन्होंने चैलेंज किया था, उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है नवाज शरीफ साहब की, वो दुरुस्त उसको करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक ऐसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिसमें अभी तक एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं है, और उसकी अगर बुनियादी वजह करार दी जाए तो ये है कि अपोजिशन लीडर ही असम्बली में मौजूद नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई कंसेंसस ही बिल्डअप नहीं हो सका है। तो ये सारा जो मसला है वो किसी एक चीज़ से नहीं सुलझेगा, बल्कि बहुत सारे इशूज़ के ऊपर दोनों जमातों को बैठकर या दोनों फरीकों को बैठकर बात करनी पड़ेगी। इसी के ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए इस साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सीनियर लीगल एक्सपर्ट भी हैं। अबू ज़र सलमान नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये वेरी क्विक कमेंट कि ये जो लाहौर NA 130 का डिसीजन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप इसको कितना, वैसे तो ऑब्वियसली आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह का मतलब डिसीजन है, एज पर एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? एक्सेप्टेबल तो नहीं है, आपने खुद ही बात ठीक कर दी। लेकिन मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। आई थिंक दिस वाज एक्सपेक्टेड, और उसका रीजन ये है क्योंकि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला है, और ये वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है जो आईने पाकिस्तान कहता है जब इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो सुना जाएगा, और वो कंडीशन ये थी कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। तो उसके बाद फैसला आना कि नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री थी वो ठीक थी, और यास्मीन राशिद साहिबा जो हारी हैं वो ठीक हारी हैं, एक मेरे ख्याल से लतीफ़ा है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखें ये मेरिट पे फैसला नहीं किया गया। ये पिटिशन जो यास्मीन राशिद साहिबा की है टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस की गई है, और आप उसके रीजन सुनेंगी तो आपको हंसी आएगी कि उनके सिग्नेचर्स ठीक नहीं है। उन्होंने वहां पे जगह पे फलाने पेज पे स्टैम्प पेपर जो स्टैम्प हुआ है वो स्टैम्प जो है मिटा हुआ है। ये रीजन हैं जज इस फैसले के। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सलमान साहब, सर चलें, ये तो होप के ऊपर तो यकीनन बहुत सी चीज़ें कायम हैं। इस वक्त होप ये भी है कि मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई राह हमवार हो। देखिए मैं आपसे स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, लेकिन अब जिस तरह एक डायलॉग कमेटी बनाई गई है, वो लोग बज़ाहिर PTI में नहीं है लेकिन वो एफर्ट्स कर रहे हैं। फिर ये कि जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाया गया है उसके अंडर भी असद कैसर साहब हैं, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। आपके ख्याल में कोई, आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव नोट पे होगा? क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है जो सेक्रेटरी आप लोगों की जमात के हैं शेख वकास अकरम साहब के, उन्होंने एब्रप्टली मना कर दिया कि मुज़ाकरात हम नहीं करना चाहते। आपको नहीं लगता कि डायलॉग होने बड़े ज़रूरी हैं और सबकी ये ख्वाहिश है कि दोनों अपोनेंट्स बातचीत के लिए बैठें? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात से अगर कोई चीज़ हल होती है तो उससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं है।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये इतनी सिंपल बात नहीं है जितनी हमें लगती है। देखें, सबसे बड़ा जो हर्डल है जिस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पाते, वो है एक्सेस टू इमरान खान। देखें, आप अगर एक्सेस नहीं देंगे, ना फैमिली को देंगे, ना लॉयर्स को देंगे और ना पॉलिटिकल लीडरशिप को देंगे, तो तब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर इमरान खान साहब की इसमें रजामंदी ना हो कि वो किस बात पे बात करना चाह रहे हैं, उनकी क्या एग्जैक्ट डिमांड्स हैं, और अगर आप फॉर इंस्टेंस 5 डिमांड्स है और उसमें से आप नहीं मान सकते 3 डिमांड्स, 2 मान सकते हैं, तो फिर फर्दर डिमांड्स अमेंड होके क्या आती हैं। इसके लिए एक चीज जरूरी है, फ्री एक्सेस टू इमरान खान जो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, और फिर इमरान खान साहब पे जो सारे केसेस हैं इसका कुछ आप करें, ऑटोमेटिकली जो पीटीआई के इश्यूज हैं रिजॉल्व हो जाएंगे। हमने कभी नहीं कहा कि जी हमें स्पेशल फेवर दें, जी हमें जहाज में बिठाएं, एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दें, सीधा एवनफील्ड भेज दें, लंदन में किसी अच्छी हमें बिल्डिंग में वहां शिफ्ट कर दें, या इवन बनीगाला भेज दें, या जद्दा भेज दें, सरूर पैलेस में भेज दें, रायबंड में भेज दें, जाती उमरा में भेज दें। ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है। क्या अनरीजनेबल बात है? अगर यही कहते हैं जी आइन कानून पे अमल करें, जो कानून कहता है वो करें आप, तो इसमें कौन सी अनरीजनेबल बात है? आप बैरिस्टर सलमान राजा साहब को सुन लें, बैरिस्टर गौहर को सुन लें। आप तो बैरिस्टर गौहर की मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं कि आप बात खत्म करें। क्यों हाथ जोड़ते हैं? वो भी देख रहे हैं कि मुल्क का क्या हाल हो गया है, कि मुल्क किस स्टेज पे। जब तक इस मुल्क की आवाम के जज्बात की आप इज्जत नहीं करेंगे, और वो जिसको लीडर लाना चाहते हैं, जिसको वो इलेक्ट करके लाना चाहते हैं, आप नहीं अलाउ करेंगे, सोल्यूशन यही है कि मुज़ाकरात भी करने हैं तो जी आप इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलने दें, और लोगों को चूज करने दें उनको किसने लीड करना है, इंपोज ना करेंगे। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, और साथ में इस वक्त के जो सिनेरियो है उसमें पीटीआई किस हद तक साइडलाइन की जा चुकी है, उसके ऊपर ऑब्वियसली जो एक पार्टी के अंदर एक इस्तिराब पाया जाता है उसकी भी निशानदेही कर रहे थे, और इस वक्त की गवर्नमेंट के पास किस हद तक जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात तो सर फहरिस्त होना चाहिए, लेकिन है या फिर नहीं, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी से यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से उम्मीद है, और उम्मीद इस हद तक है कि तोशाखाना 2 का जो डिसीजन है उसके खिलाफ खान साहब और उनकी अहलिया कोर्ट में चले गए हैं और उस अदालती फैसले को मुअत्तल करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ NA 130 से मुताल्लिक जो डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन का, उसको भी वो नहीं किया जा रहा, और उसमें अदालतों पर मायूसी का भी इज़हार किया जा रहा है। और इस पूरे सिनेरियो में बार बार मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। बैरिस्टर गौहर साहब अगर यहाँ तक कह रहे हैं कि खुदारा इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिया जाए, महमूद अचरजई साहब जैसी शख्सियात ये कह रही हैं कि आप भी माजी को भुला दें, हम भी भुला देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके आखिर किस तरह चलेंगी? एक तरफ आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है और दूसरी तरफ आपका जो अमल है वो आपकी बातों से तजाद रखता है। इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हुकूमत बड़ा कंफ्यूज नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल एक हद तक दुरुस्त बात की है कि हम तो बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन उसके जवाब में हमें गालियाँ पड़ती हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है या हुकूमत भी नीमदिली के साथ ये सब कुछ कर रही है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं, उनके सीनियर रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफत और विरसा हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद हैं। हुज़ैफा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो फरमाइएगा कि ये जो NA 130 का डिसीजन है बड़े टाइम के बाद आया और इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पंजाब में भी वफाक में भी उन्होंने असरअंदाज हुए, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़े सवाल उठे। आप क्या समझते हैं कि इतना टाइम तक मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया और इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशल सीट जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब मौजूद थे? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर मामले को मुतनाज़ा बनाना और किसी भी चीज से जो है वो कोशिश करते हैं कोई तनाज़ा खड़ा करना ताकि नैरेटिव बन सके, उसके अलावा उनका नहीं है कोई पॉजिटिव इनपुट। आप देख लें, बीइंग जर्नलिस्ट आपको अरसा हो गया दश्त की खाक छानते हुए। जब वो हुकूमत में थे 18 से 22 तब भी उन्होंने यही किया, अब भी यही कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कल आप एक प्रोग्राम कर लें 130 पर और तहरीक इंसाफ ही किसी बंदे को बुला लें, वो जो फार्म 45 जिसको दुरुस्त मानते सकें वो ले आए। क्या उस फार्म 45 में जो कि झूठे हैं, जो कि कंकॉक्टेड हैं, फिक्टिशियस उन्होंने बनाए हुए हैं, उसमें भी वो मियां साहब के वोट 1.25 लाख मानते हैं। यानी एक जमात जो 1.25 लाख वोट ले रही हो उनके मुताबिक, यानी बीइंग डेविल्स एडवोकेट, क्या वो जमात खत्म होती है? अगर PDM हुकूमत की नाकामियाब हमारे खाते में डाल रहे थे, अगर आप 3 सजाएं
उनकी मजलूमियत का नैरेटिव बना रहे थे, एब्सोल्युटली नॉट, और बाकी सारी चीजें। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं थे। 7 साल बाद वो समझे अपने हल्के में उन्होंने कागजात जमा कराए, तब भी 1.25 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया। और आप जो नैरेटिव भी बना रहे हैं, जिसको हम समझते हैं कि झूठ में मबनी नैरेटिव है, जो तजादात में मबनी है, एब्सोल्युटली नॉट और बाकी सारी चीजें, उसके बावजूद भी आपको जो वोट पड़ा, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं था। उसके पीछे मेरी एक दलील है, वो ये है कि लाहौर में अब तक 8 फरवरी 2024 के बाद एक इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन के अंदर आपको कितने वोट पड़े? आप ये फैक्चुअल देख लें कि हमाद अजहर वाले हल्के के अंदर पूरी कंपेन की गई और उस हल्के के अंदर बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ के अपने हैंडल के जरिए बताया गया कि यहाँ हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको 8 फरवरी को 1.5 लाख अगर वोट पड़े थे तो आज 27,000 वोट पड़े हैं। कोई एक कंप्लेन तहरीक इंसाफ ने की और ये कहा हो कि ये जो हमें वोट पड़े हैं इनमें से वोट निकाल के बाहर फेंके गए हैं, हमारे वोट कम किए गए हैं, कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, ये कंप्लेन तो है कि नून लीग के उम्मीदवार को जितवाने के लिए 50,000 को 60,000 कर दिया, 60 को 67 कर दिया। भाई तुम्हारे वोट कहां गए? जो तुम 1.5 लाख क्लेम करते थे, तुम 27,000 पर आ गए। उस पर बात नहीं करेंगे। बेसिकली बात यह है कि इन्होंने एक नैरेटिव बनाया और कहा कि ये 17 सीटों वाले हैं। इनसे ये पूछें कि जो फॉर्म 45 इनके ऊपर है, आप इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम की सीरीज कर लें। पीएमएलएन ने हर हल्के में जहां इनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी 1-1 लाख 1.25 लाख वोट लिया है, तो क्या मुझे आप ये बताएं कि 1.25 लाख 1.5 लाख या 1 लाख वोट लेकर जमातें खत्म होती हैं? जिस हरीपुर के हल्के की ये बात करते हैं, उस हरीपुर के हल्के के अंदर 8 फरवरी 2024 को जिसमें उमर अयूब जीते थे, हमारा एक अननोन उम्मीदवार था, उसने उमर अयूब के मुकाबले में 1,13,000 वोट लिए थे। आप ये देख लें कि कोई हमने भी उस पर परफॉर्म नहीं किया हुआ था। पीडीएम हुकूमत का बोझ हमारे सर पर था, आईएमएफ के मुश्किल फैसले हमारे सर पर थे, आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए में महंगाई करना पड़ी थी, टैक्स लगाए थे, उसके बावजूद पेट्रोल 150 से 300 पे चला गया था सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम बचाने के लिए। उसके बावजूद हमें वोट पड़े। आज अगर ट्रिब्यूनल ने उस इलेक्शन को दुरुस्त करार दे दिया है, आपके पास एविडेंस नहीं है, आप ये नहीं कह रहे कि यार ये हमारा एविडेंस अदालत में हमने पेश किया, कॉग्निजेबल एविडेंस था जो कि बाकायदा अदालत को मानना चाहिए था, वो माना नहीं गया। हकाइक पे एक बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये कहेंगे जी चूंकि इनकी हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन तो इसकी समाअत ही नहीं कर रहा था, इसकी समाअत तो ट्रिब्यूनल का एक जज कर रहा था। दुरुस्त। अच्छा, ये तो चले मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉइंट है जो पीटीआई रेस कर रही है हुज़ैफा भाई, वो ये है कि बड़ा क्लियर वो कह रहे हैं कि जी हम अदालतों में जाएंगे। अब मैंने यही सवाल आगे उठाया कि एक तरफ आप अदालतों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 के फैसले के खिलाफ खान साहब और उनकी अहलिया चली गई हैं। आप क्या समझते हैं कि वैसे जो डिसीजन आया है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट्स हैं, जो बेंचेस हैं, 26वीं 27वीं तरमीम सबको ही इसमें रगेद रहे हैं, आपके ख्याल में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या ये एक ड्यूअल प्रोसेस है, ये एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए जो कुछ पीटीआई कर रही है? जी सना मिर्जा साहब, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और दलील होती है इसके पीछे कि बानी तहरीक इंसाफ पीएम वाला स्टफ ही नहीं थे और उनको पीएम बना दिया गया। बेसिकली ये क्रिकेटर की सोच होती है कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आएगा मैं नहीं मानूंगा। ये क्रिकेटर, सियासतदानी को भी ये सोच नहीं होती। सियासतदान कहता है कि ठीक है जी मेरी क्रेडिबिलिटी अहम है। अभी तक मुज़ाकरात भी इसीलिए नहीं हो रहे कि पता है सबको कि बानी तहरीक इंसाफ हर किसी को कहते हैं कि अगर ये करेंगे तो ये मेरा सालिस ठीक है, वरना उनका बस चलेगा। अगर कोई महमूद अचकज़ई ने भी उनकी ऐसी बात की जो कि नाक के नीचे ना बैठ रही हुई, वो इस शख्स को भी डिसोन कर देंगे। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ का स्टाइल है, वो हमेशा जो है जो चीज में उन्हें फायदा हासिल हो रहा है उसको मान लेते हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मार्च में मुलाकातों का फैसला दिया उसका हर जगह प्रचार करते हैं। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर कोई अपील आपकी टाइम पर नहीं लगाई या बेल नहीं दी, उस पे कहते हैं अदालतें मैनेज है। पिशावर हाई कोर्ट है, अगर पिशावर हाई कोर्ट रिजर्व सीटें आपको ना दे तो ये मैनेज अदालतें हैं। अगर पिशावर हाई कोर्ट आपके वजीर आला को वजीर आला बना दे और अपोजिशन और पीएमएलएन और जीओआई का मौकफ रद्द कर दे तो अदालतें बहुत अच्छी हैं। बेसिकली अगर आप बिल्कुल फैक्चुअल इस शख्स की जात का अहाता करने, हर जगह तजादात हैं। मुज़ाकरात ना होने की वजह भी यही है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं सियासी जमातों में मुज़ाकरात का कायल हूं और जो सियासी जमातें बैठकर मेरे लोग और सियासी जमातों के लोग तय कर देंगे मैं उसको मनोन तस्लीम करूंगा। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहा हूं और मैंने बातचीत भी इन्हीं जमातों से करनी है। जो माजी में मुझसे गलतियां हुई मैं माफी मांगता हूं और जो सियासी जमातें अब गलतियां कर रही हैं इन्हें भी माफी मांगनी चाहिए और हम आगे बढ़े। नहीं, आप कहते हैं नहीं मैंने बात करनी है फलां इदारे से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये शॉर्टेस्ट तरीन वे है
दोबारा लाडला बनने का, दोबारा वजीर आजम बनने का। बेसिकली आपकी नीयत में तजादात हैं। आप सिविलियन बालादस्ती की, जमहूरियत की मजबूती की बात तो करते हैं, लेकिन बात करते हैं मैं मुज़ाकरात उनसे करूंगा। तो बेसिकली जब आपकी शख्सियत इतने ड्यूअल तजादात पे मबनी हो तो लामहला इसी तरह के रिएक्शंस आते हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं। हुज़ैफा भाई, कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये फरमाए ना कि फिर मुज़ाकरात की बातें क्यों पीटीआई कर रही है। मैं इसलिए इसका हवाला दे रही हूँ कि सेक्रेटरी इत्तलात उनके कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने। बैरिस्टर गौहर साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। असद कैसर साहब भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंडर हैं, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। फिर ये एक वक्त में दो अलग अलग पॉलिसीज़ किस तरह समझ आएंगी हुकूमत को? जी बहुत शुक्रिया सना मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही वजह है मुज़ाकरात नहीं होते। बेसिकली दे आर कंफ्यूज पीपल। और बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ था मुज़ाकरात नहीं करने, और इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। जिस दिन उन्हें सजा हुई 17 साल कैद की, उसके बाद उनके वकील ने आके बाहर बात की, जो बीबीसी में रिपोर्ट हुई कि बानी तहरीक इंसाफ शौक में चले गए। दो बातें उसने की, गुस्से में थे, फिर कहा नहीं शौक में चले गए। बेसिकली उनकी बॉडी लैंग्वेज के बाद उन्होंने अपने वकला को कहकर भेजा कि बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों से हम बात करें और मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बेसिकली बात अगर आप देख लें, जब उन्हें 17 साल सजा हुई उससे पहले मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हो रही थी। उस सजा के बाद अगले दिन अपोजिशन जमातों की महमूद अचकज़ई की जगह पर मीटिंग हुई केपी के हाउस में, और उसके बाद एलामिया आया मुज़ाकरात का। उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की, बाकी लोगों ने की। अब ये जो है आधा तितर आधा बटेर है। नहीं, लेकिन फिर शेख वकास अकरम ने तो कह दिया कि मुज़ाकरात करने ही नहीं है हमने, जब ये बात हुई। शेख वकास साहब तो वही इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं ना जो आखिरी उन्हें कन्वे हुई थी। जब वो जेल में बाकी लोग मिले होंगे, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे बानी जो है उन्हें समझ आ गई है कि मेरे जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है, मैं अपने जराइम को तो ज़ाहिर है कोर्टों में जाके खत्म करवा सकता हूँ इन सजाओं को, लेकिन अब मुज़ाकरात के बगैर मेरी जमात आगे सर्वाइव नहीं कर सकती। और उसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं। लेकिन फिर बानी को यह भी पता है कि अगर मैं मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गया और मेरे अपने लोगों ने एडमिट कर लिया कि ये मैंने गलत काम किए हैं माजी में, तो मेरा नैरेटिव बहुत हो जाएगा। इसलिए उसने महमूद अचकज़ई को आगे किया कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं डिसोन कर दूंगा कि महमूद अचकज़ई खुद कर रहे हैं जी, मेरा तो बंदा ही नहीं है ये, जो उनका पुराना स्टाइल है। वो जब भी उनका दिल चाहता है किसी को चलती हुई ट्रेन से धक्का दे देते हैं। वही काम उन्होंने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के साथ कर रहे हैं। ये मार्क माय वर्ड्स, आप लिख लें इसको बेशक। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल आप, लेकिन ये भी फरमाएं, आपने दोनों शख्सियात का नाम लिया है, इनका कितना स्टेक है? मतलब महमूद अचकज़ई साहब बड़े सीनियर हैं, लेकिन उनकी जमात की कितनी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है, या राजा नासिर अब्बास साहब की कितनी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में है? लोग तो ये कहते हैं कि असल ही उसमें महवर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उनके बलबूते पे ही वो पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन सो कॉल्ड बनाई गई है। आप इससे एग्री करते हैं? देखें पहली बात तो ये है, बिल्कुल अब मैं इससे एग्री करता हूँ। महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, आपको याद होगा जब ये लाडले थे और 2014 में किसी के कहने पे धरना दिया हुआ था, इन्होंने फैजाबाद से शुरू हुआ फिर डी चौक तक आ गए, और उस धरने में डेली महमूद अचकज़ई साहब का जिस तरह मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये उनकी लाइन लिया करते थे और उन्हें पता था कि इदारा क्या मौक़िफ़ रखता है अचकज़ई के बारे में। तो अब भी इन्होंने महमूद अचकज़ई को कोई मुज़ाकरात करने के लिए या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए या एक अपोजिशन के डोमिनेटिंग रहनुमा के तौर पे नॉमिनेट नहीं किया। इन्होंने इसलिए किया कि इन्हें पता है कि मुझसे भी ज्यादा जो बंदा रायता फैला सकता है इदारों और सियासत के दरमियान, वो महमूद अचकज़ई है। इसलिए महमूद अचकज़ई को नॉमिनेट कर दिया। अब जब हमें ये पता हो कि इस नीयत से आपने काम किया, हालांकि अगर ये बंदा मुखलिस होता अपनी जात के साथ, ये अपनी जात से भी मुखलिस नहीं है बानी तहरीक इंसाफ, ये कहता कि जी मेरा चेयरमैन मेरा जो बैरिस्टर गौहर है मेरी पार्टी का, और आज मैं अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए ऐलान कर रहा हूं जो फैसला ये कर देगा वो हतमी फैसला होगा, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, और मैं इसके फैसले को अमल दरामद भी करवाऊंगा और मैं पाबंद भी उसका। 10 मिनट में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, मुल्क में नॉर्मल माहौल हो जाएगा। लेकिन वो ट्विटर हैंडल पे वो नहीं लिखेंगे जो आप कह रहे हैं जी। कभी भी नहीं लिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद तो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। जो लोग मेरे साथ कल्ट है, कल्ट तो खड़ा ही इसीलिए मेरे साथ कि कल्ट को पता है कि मैं ज्यादा ऊंची गाली, ज्यादा बड़ी गाली दे सकता हूं, और कल्ट को पता है इस बात का कि मैंने कोई मुजाहमत करनी है, कोई मुसल्लह जिद्दोजहद करनी है, इसीलिए कल्ट मेरे साथ खड़ा हुआ है। स्ट्रीट पावर नहीं है, पॉपुलैरिटी जरूर है, मैं मानता हूं इलेक्टोरल पावर भी आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो इसी वजह से आपके साथ हैं कि जब तक आपका ये नैरेटिव रहेगा, मरो और मार दो की पॉलिसी रहेगी, जिस दिन आपने जेन्युइन जमहूरी बात की, इन्हीं सियासी जमातों के साथ बैठने पे आप तैयार हुए, उसके बाद 1 मिनट लगेगा ये सारा झाग की तरह बैठ जाएगा, पॉपुलैरिटी रहेगी आपकी, लेकिन ये कल्ट वाला काम नहीं रहेगा। और ये बंदा इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, मुज़ाकरात की बात करता है,
फिर उसके बाद पीछे हट जाता है। तजादात है इसकी जात के अंदर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिलचस्प मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट कर रही है वो इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कर रही है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, वज़ीर मुमलिकत भी हैं और यकीनन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। बड़ा महदूद टाइम है इस वक्त PTI के पास अगर मुज़ाकरात का ऑप्शन चुनना है। वैसे ही ख्वाजा आसिफ साहब जैसी शख्सियात कह चुके हैं कि वक्त गुजर रहा है, वो ऑप्शन अवेल कर लेना चाहिए था जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुज़ाकरात की बात की गई थी। लेकिन अगर आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी ये डिसाइड नहीं हो पाता है तो फिर शायद मुज़ाकरात की राह बिल्कुल भी हमवार नहीं हो सकेगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।